Super Coaching platform. Myself, Pradyuman Tripathi, and I would like to welcome you all to this textbook Super Coaching class of the complete political science course. So, in this class, we are going to discuss about the ideas of बाल गंगाधर तिलक. Okay, तो आज हमको क्या पढ़ना है? तिलक के बारे में हम जानेंगे. आज की क्लास में हम तिलक जो कि एक भारतीय राजनीतिक विचारक है और उनके स्पेशली एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल लीडर भी थे भारत के, स्पेशली नेशनलिस्ट मूवमेंट से संबंधित. तो उनके विचारों के बारे में पढ़ेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट सम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दैट कैन बी डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू द क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन. ओके, तो एग्जाम में किस प्रकार के सवाल बेसिकली बाल गंगाधर तिलक से कौन सी इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है, वो सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको इस क्लास में बता दूंगा. ठीक है, चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से. थोड़ा पहचान लेते हैं कि तिलक कौन थे, कब उनका जन्म हुआ. 1856 में उनका जन्म हुआ, 1920 में उनकी डेथ हुई. दिस वाज द टाइम पीरियड. तो तिलक का जन्म जो है 1856 में हुआ है और जो डेथ है उनकी 1920 में हुई. दिस वाज द टाइम पीरियड ऑफ तिलक एंड विद इन दिस टाइम पीरियड ही अचीव्ड सच ह्यूज सिग्निफिकेंट ग्लोरी इन द इंडियन पॉलिटिक्स. ओके, भारतीय राजनीति में उनका बहुत बड़ा नाम आज भी है और उस समय भी था. ठीक है, नाउ ही स्पेशली बिलोंग टू द an extremist group that was part of the Indian national struggle at that period of time. Okay, उस वक्त में भारत में एक चरमपंथी विचारधारा चल रही थी जो कि भारतीय राजनीतिक आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा थी. और उस एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी में आते हैं लाल बाल पाल. ओके, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस लाल बाल पाल ड्यूरिंग योर स्कूल डेज आल्सो. ओके, आपने अपने स्कूल डेज में लाला लाजपत राय, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल. ओके, ये तीन थे, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल एंड बाल गंगाधर तिलक. ओके, द लाल बाल पाल, these are the extremist leaders and they are rejecting. Okay, these extremist leaders used to reject the moderate methods. मॉडरेट मेथड्स किसने दी थी? जैसे कि गोपाल कृष्ण अगरकर हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, ठीक है, जो पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास जो थे. सो दोस आर द ओल्ड लीडर ऑफ द कांग्रेस पार्टी. कांग्रेस पार्टी के जो पुराने नेता थे ना, वो मॉडरेट थे बड़े. दैट मींस कि दे आर नॉट डायरेक्टली अटैकिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट, दे आर सिंपली रिक्वेस्टिंग थिंग्स. ओके, तो वो ब्रिटिश सरकार से सीधा डिमांड नहीं कर रहे थे कि हमको आजादी चाहिए. वो क्या बोल रहे थे कि हमको यहाँ पे थोड़ी सी जगह दे दीजिए, हमको यहाँ पे दे दीजिए, मतलब एक भीख मांगना. ओके, सो द एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स इज कि नो, दिस इज आवर कंट्री, वी हैव टू फाइट फॉर द इंडिपेंडेंस, नथिंग मोर देन दिस. उससे कम में काम नहीं चलेगा कि आप इन्वॉल्वमेंट और ये सब छोटे मोटी चीजें करवा रहे हैं, उससे खुश हो रहे हैं, वो नहीं चलेगा. ओके, वी हैव टू टोटली आस्क फॉर नेशनल इंडिपेंडेंस, हमको राष्ट्रीय स्वतंत्रता चाहिए एंड वी हैव टू ओपनली क्रिटिसाइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट. सो दैट्स व्हाई देयर इज अ चैलेंज, डिबेट वाज गोइंग ऑन बिटवीन द एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट लीडरशिप ऑफ द नेशनल मूवमेंट. ओके, तो राष्ट्रीय आंदोलन में जो जो नरम दल के नेता थे, नरम दल और गरम दल हम उसको बोलते हैं, ठीक है, तो जो नरम दल के थे वो बड़े नरम स्वभाव के थे और ब्रिटिश सरकार का खुले रूप से विरोध नहीं करते थे और ब्रिटिश सरकार से एक प्रकार से भीख मांगना, जिसको बोलते हैं बैगरी, पेटिशन, ओके, ये सब चीजें करते थे कि अर्जी डालना कि ब्रिटिश सरकार ये कर दीजिए, तो अर्जी डाली जाती थी एक प्रकार से कि आप ये कर दीजिए, वो कर दीजिए. बट द एक्सट्रीमिस्ट लीडर से नो, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड. We have to simply ask for, because these are outsiders, these Britishers are outsiders, and we have to ask for the independence. हमको क्या बोला है कि तुम भागो, हमारा देश है, we want स्वराज. So the idea of Swaraj and the self-government is something which was majorly pushed by the extremist thinkers. Okay, so थोड़े से गरम दल के नेता थे, थोड़े से एग्रेसिव लीडर्स थे. एंड अगेन तिलक वाज वन ऑफ द फेमस वन. एंड अगेन तिलक्स पॉलिटिक्स इज मेजरली रूटेड इन द महाराष्ट्र एंड स्पेशली मोस्ट आर्टिकुलेटेड मिलिटेंट लीडर. ओके, ऑफ दैट पर्टिकुलर फेज. ओके, तो उस वक्त के सबसे ज्यादा अगर हम बोले तो एक कट्टरपंथी या फिर आप बोल सकते हैं सबसे जो इंपॉर्टेंट लाइक जो आप स्वतंत्रता संग्राम के जो नेता के रूप में वो उभर के आते हैं उस वक्त में. और तिलक को फर्स्ट लीडर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट भी बोला गया. ठीक है, तिलक को हम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के पहले नेता के रूप में जानते हैं. कारण क्या है कि बिकॉज इससे पहले, तिलक से पहले कोई भी नेता खुले रूप से स्वतंत्रता की बात नहीं कर रहा था. सब बात करते कि ठीक है, वी वांट डोमिनेंट स्टेटस और लेट्स से सम रिप्रेजेंटेशन इन द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड एवरीथिंग. ठीक है, तो तिलक पहले नेता थे जिन्होंने खुले रूप से कहा कि हमको क्या चाहिए, हमको स्वतंत्रता चाहिए. ओके, तो तिलक को हम मानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है जिसमें इंडिपेंडेंस मूवमेंट, ओके, क्लियरली ये बात कही गई कि वी वांट स्वराज. ओके, जहां पे स्पेशली इफ यू नो द स्टेटमेंट की लाइक स्वराज इज माय बर्थ राइट, जो तिलक ने बोला कि बेसिकली स्वराज जो है मेरा जन्म अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा. दैट्स व्हाई द काइंड ऑफ intensity that was brought by Tilak in the national movement of India, he created an unrest in the Indian society. Okay, जो लोग चुपचाप ब्रिटिशर्स की गुलामियत सह के लोग खुश थे भारत के, ठीक है, कि चलिए हम गुलाम ही बन गए, लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था. और उसका विरोध जो है तिलक ने किया और इसीलिए द ब्रिटिश जर्नलिस्ट वैलेंटाइन चिरोल कॉल्ड हिम द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट. तो भारत में एक हड़कंप मचा दिया था उस वक्त में. जो भारत के लोग सो चुके थे, वो अपनी गुलामियत को एक्सेप्ट कर चुके थे, उन सबको जगाने का काम जो है तिलक ने किया था. ओके, सो वैलेंटाइन चिरोल जो कि काफी विरोधी थे, बिकॉज अगेन ही इज अ ब्रिटिश थिंकर, ब्रिटिश जर्नलिस्ट, एंड दैट्स व्हाई ही यूज्ड टू क्रिटिसाइज तिलक. बट उन्होंने क्या बोला कि भारतीय शांति के जनक के रूप में आप इनको बोल सकते हैं. भारत जो चुप बैठा था अपनी गुलामियत के लिए, वो चुप था, सहन कर रहा था. ओके, पीपल हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग कि ओके ठीक है, यही हमारा नसीब. ओके, सो देयर वाज अ टेंडेंसी अमंग द इंडियन पीपल कि ओके इट्स फाइन, कि दिस इज व्हाट वी आर बोर्न फॉर, कि वी आर गोइंग टू बी स्लेव्स ऑफ द ब्रिटिशर्स. ओके, तो हम ब्रिटिशर्स के गुलाम रहेंगे, ये बात कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक्सेप्ट कर ली थी. उसके खिलाफ आक्रोश नहीं था और वो आक्रोश जगाने का काम जो है आपके तिलक जी ने किया है. ठीक है, तो इसलिए हम उनको इतनी इंपॉर्टेंस दिए जाती है. और साथ साथ अगर हम और भी बात करें, जैसे कि उनको लोकमान्य कहा गया है, दिस काइंड ऑफ वर्ड्स कैन बी देयर इन द एग्जामिनेशन. ओके, कि लोकमान्य किसको बोलते हैं, तिलक को बोला एक्सेप्टेड बाय द पीपल एज अ लीडर. ओके, जहां लोगों ने उनको एक्सेप्ट कर लिया. ठीक है, तो लोकमान्य का खिताब दिया गया है. गांधी ने उनको बोला मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया. तो ये सब कुछ शब्द हैं जो आपको
याद रखना एग्जाम में कभी कभी ऐसी चीजें आ जाती हैं कि किसने उनको क्या बोला, तो गांधी मानते हैं कि ही इज द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, बिकॉज जो आधुनिक भारत हम देख रहे हैं, एक स्वतंत्र स्वराज जो भारत है, ठीक है, सेल्फ इंडिपेंडेंट इंडिया, दैट वाज समथिंग, वाज द की आइडिया दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम द आइडियाज ऑफ तिलक ओनली। ओके, तिलक के विचारों से ही एक आधुनिक भारत, एक स्वतंत्र भारत, एक स्वराज भारत का सपना निकल के आया था, सेल्फ गवर्नमेंट का जो पर्सपेक्टिव है। तो महात्मा गांधी उनको मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहते हैं, एंड ही वाज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एडवोकेट ऑफ स्वराज आइडिया, सेल्फ रूल। एंड अच्छा हाँ, ही मेड अ फेमस स्टेटमेंट, स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ओके, तो उन्होंने बहुत फेमस स्टेटमेंट दिया कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, सो दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स रिगार्डिंग तिलक, एंड स्पेशली हिज political movements were so aggressive. His critique of the British government is so aggressive that he was basically being charged with 3 times. He was arrested 3 times in the sedition charges. तो ही वॉज एन ओपन क्रिटिक, वो खुले रूप से ब्रिटिश सरकार की निंदा करते थे अपने अखबार में। ठीक है, उनके जो अखबार थे केसरी और मराठा, उसमें खुले रूप से वो ब्रिटिश सरकार डर बिना छुप छुपा के नहीं, सीधे मुंह तोड़ जवाब देते थे ब्रिटिश सरकार को, और इसलिए 3 बार उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का चार्ज लगाया। ठीक है, तो राष्ट्रद्रोह का चार्ज लगाना उस समय एक प्रकार के शान की बात होती है, बिकॉज उस समय हमारा राज नहीं था, उस समय किसी दूसरे का राज था, और उसके खिलाफ उसकी खिलाफत करना, उनके साम्राज्य की खिलाफत करना अपने आप में उसमें बहुत बड़ी उत्कृष्टता थी। एंड दैट्स व्हाई a lot of leaders has praised, especially even महात्मा गांधी। ओके, एक बहुत अच्छी कहानी मैं आपको बताता हूँ कि जब महात्मा गांधी पे, ठीक है, जब जब चंपारण जाते हैं महात्मा गांधी, ठीक है, चंपारण जो जाके चंपारण सत्याग्रह करते थे महात्मा गांधी, और चंपारण में जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया और उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का चार्ज लगाया गया, तो महात्मा गांधी ने कोर्ट में जज को क्या बोला, बहुत बड़ी प्यारी बात है, थोड़ा सा सब्जेक्ट से अलग है बट बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। तो कोर्ट में जाके महात्मा गांधी कहते हैं कि दिस इज माय ऑनर दैट आई हैव बेसिकली बीन चार्ज विद सेडिशन। ओके, सो व्हेन महात्मा गांधी वाज चार्ज अंडर सेडिशन ड्यूरिंग द चंपारण मूवमेंट, देन महात्मा गांधी सेज कि it is my honor that I was basically charged under sedition because my leader the Tilak, ओके, सो मैं उस बराबर उस लेवल का नेता बन चुका, मतलब वो सम्मान था एक प्रकार से। ओके, सो महात्मा गांधी ने बोला जिस प्रकार के चार्जेस ब्रिटिश सरकार ने तिलक के ऊपर लगाए थे, उस लेवल के चार्जेस अगर मेरे ऊपर लग रहे, इट मींस कि आई हैव रीच्ड दैट पोजीशन। ओके, मतलब मैं भी उस लायक काम कर रहा हूं, देश की भलाई के लिए काम कर रहा हूं। ओके, सो दैट काइंड ऑफ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी वाज देयर। सो सेडिशन वाज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग, सो दिस कैन आल्सो बी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन। सो ही वाज 3 टाइम चार्ज बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर द सेडिशन चार्जेस। सो राष्ट्रद्रोह के मतलब राज्य का द्रोह करना, राज्य के खिलाफ बात करने के लिए उनके ऊपर 3 बार उनको गिरफ्तार किया था, उनके ऊपर चार्जेस लगाए गए थे। चलिए, अब अगर हम बात करें एग्जाम की, ये तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था। एग्जाम की अगर हम बात करें तो एग्जाम में मेजरली देयर आर फ्यू फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दैट वर आस्क्ड फ्रॉम द तिलक। ओके, बिकॉज़ तिलक वाज नॉट एज सच अ पॉलिटिकल थिंकर। ओके, वो राजनीतिक विचारक नहीं थे, कुछ छोटे मोटे विचार हैं, बट मेजरली ही वाज अ पॉलिटिशियन, एक नेशनलिस्ट लीडर थे। ओके, ही वाज अ नेशनल मूवमेंट लीडर, एक राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे। तो राष्ट्रीय आंदोलन के नेता होते हुए जो उन्होंने काम किए हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। ओके, तो एग्जाम में अक्सर सवाल जो है फैक्ट रिलेटेड आते हैं, उनके आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में सवाल कम आते हैं कि उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया तो ये किया तो वो किया, ये सब दीस काइंड ऑफ थिंग्स आर मेजरली बीन आस्क्ड। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग फ्रॉम 1881 ही स्टार्टेड द नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर केसरी एंड मराठा। तो 1881 में ही उन्होंने केसरी और मराठा जो है अखबार स्टार्ट किए। केसरी जो कि मराठी भाषी था, इट्स इन मराठी लैंग्वेज, एंड मराठा वाज इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो मराठा जो है अब अंग्रेजी भाषा में। ओके, दीज थ्रू आर नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर, राष्ट्रवादी समाचार पत्र थे जहां पे राष्ट्रवादी दृष्टिकोण जो है अपना वो बताते थे। उसके बाद 1884 में अगेन ऑल दीस थिंग्स आर इन अ सीक्वेंस। ओके, इवन दे कैन यू कैन गेट अ क्वेश्चन टू अरेंज द इंपॉर्टेंट थिंग्स रिगार्डिंग तिलक इन अ क्रोनोलॉजी। ओके, एक अच्छा सवाल बन सकता है कि तिलक से संबंधित 4-5 बातें वो लिख देंगे और पूछेंगे कि इनको कालक्रम में जमा दीजिए। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि पहले उन्होंने न्यूज़पेपर बनाया, उसके बाद न्यूज़पेपर स्थापित किया, उसके बाद 1884 में ही एस्टैब्लिश्ड द डेक्कन इंडियन सोसाइटी विद गोपाल कृष्ण अगरकर। गोपाल कृष्ण अगरकर के साथ मिलकर डेक्कन भारतीय समाज की स्थापना की, विच इज एजुकेशन सोसाइटी। ओके, डेक्कन इंडियन एजुकेशन सोसाइटी विच इज मेजरली फोकस फॉर नेशनल एजुकेशन इन इंडिया। इसका उद्देश्य क्या था? भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दी जाए, बिकॉज भारत के लोगों को विदेशी शिक्षा मिल रही थी। तो तिलक का कहना था कि अगर भारत के लोग विदेशी शिक्षा लेते रहेंगे तो भारत का भविष्य कैसा होगा? वो विदेशों के हक में होगा, हमारे हक में नहीं होगा। तो उन्होंने बोला कि भारत के लोगों को वी वांट नेशनल एजुकेशन, ओके, राष्ट्रीय शिक्षा मिले, और दैट्स व्हाई वन ऑफ द कॉलेज दैट वाज स्टार्टेड बाय हिम 1885 फर्गुसन कॉलेज। ओके, व्हिच इज स्टिल अवेलेबल इन द पुणे। पुणे में कॉलेज है फर्गुसन कॉलेज। 1885 में फर्गुसन कॉलेज बनाया गया पुणे में। देन उसके बाद 1819 में ही ज्वाइंड द कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ओके, दिस कैन आल्सो बी अ क्वेश्चन कि इन व्हिच ईयर तिलक ज्वाइंड द कांग्रेस पार्टी, किस वर्ष में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे तिलक? ये सवाल आ सकता है। तो 1890 में। फिर आगे बढ़ते हैं 1894। 1894 में ही स्टार्टेड द सेलिब्रेशन ऑफ गणपति एंड शिवाजी फेस्टिवल, व्हिच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग nationalistic outlook that was given by, or we can say the idea of a cultural nationalism that was presented by तिलक। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, तो उन्होंने भारत के लोगों के अंदर राष्ट्रवाद जगाने के लिए एक भावनात्मक पर्सपेक्टिव का, he says कि we have to start celebrating, okay, we have to start celebrating some festivals
थ्रू विच वी कैन ब्रिंग अ यूनिटी अमंग द इंडियन मासेस। ओके, भारतीय लोगों के बीच में एक यूनिटी क्रिएट करने के लिए उन्होंने गणपति फेस्टिवल या फिर शिवाजी महोत्सव स्टार्ट किया, जिसके बहाने लोग जुड़ेंगे और उसी बहाने से हम उनके हाथ में झंडा पकड़ा देंगे, भारत का झंडा, और स्पेशली राष्ट्रवाद को जगाएंगे। ठीक है, सो शिवाजी की बात करके आक्रोश जो लोगों के अंदर आ सकता है, सो ही वाज बेसिकली सेइंग कि दिस एंड 1864 से ये, and उसके बाद से आज आप देखते हैं गणपति उत्सव जो वगैरह जो मनाया जाता है मुंबई में और पूरे देश में स्पेशली, सो दैट वाज एक्चुअली स्टार्टेड बाय तिलक ओनली। तो जो गणपति, ठीक है, जो गणेश चतुर्थी गणपति जो बैठाए जाते हैं, जो पूरा सेलिब्रेशन होता है, वो असलियत में तिलक ने स्टार्ट किया था, सो दैट ही कैन ब्रिंग पीपल टुगेदर। ओके, जब लोग संस्कृति के नाम पे एक साथ आएंगे, देन दे विल बी एबल टू, ओके, व्हेन पीपल विल ज्वाइन टुगेदर इन द नेम ऑफ देयर कल्चर, दे विल स्टार्ट फीलिंग प्राउड अबाउट देयर कल्चर एंड देन दे कैन चैलेंज समवन हु वाज सप्रेसिंग देयर कल्चर। ओके, तो तिलक ने बोला कि जब लोग अपनी संस्कृति के लिए इकट्ठे होंगे और फिर अगर कोई उनकी संस्कृति को दबा रहा होगा, उनको अपनी संस्कृति पर गर्व होगा, और जब उनकी कोई संस्कृति को दबा रहा होगा जैसे कि ब्रिटिश एम्पायर, तो उसका विरोध करेंगे, दे विल बी नेशनलिस्ट। ओके, तो एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव था तिलक के राष्ट्रवाद में। उन्होंने बोला कि साइकोलॉजिकली आपको खेलना पड़ेगा। ओके, यू हैव टू प्ले विद द ह्यूमन इमोशन। भावना है, राष्ट्रवाद एक भावना है, राष्ट्रवाद किसी जमीन का टुकड़ा नहीं, कोई पॉलिटिकल एस्पेक्ट नहीं, इट्स बेसिकली अ कल्चरल एस्पेक्ट। ओके, सो इस पर्सपेक्टिव से देन 1897 में फर्स्ट टाइम he was basically been accused of a rent murder case and first time sedition charge 1897 में पहली बार sedition charge लगा and he was went for the jail in 18 month। okay, 18 महीने की कैद उनको सुनाई गई 1897 में फर्स्ट टाइम sedition। okay, next then sedition was he was charged for sedition three times, 1897, 1909 as well as 1916। okay, these are different times when he was basically been charged with sedition। तो तीन बार उनको राष्ट्रद्रोह का चार्ज लगा, जो मैंने आपको पहले बताया, 97 में, 1909 में और 1916 में। ओके, तीन बार उनको ऊपर राष्ट्रद्रोह का चार्ज लगा। ठीक है ना, उसके बाद कुछ और बातें हैं, जैसे स्पेशली अगर हम बेसिकली 1897 से आगे चलेंगे तो 1905 ही स्टार्टेड द स्वदेशी मूवमेंट ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ बंगाल पार्टीशन। तो जब बंगाल का विभाजन हो रहा था, ठीक है, जो कर्जन बंगाल का विभाजन करे थे, उसका विरोध करने के लिए, ओके, उसके विरोध में एक स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया गया एंड दैट वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ तिलक ओनली। ओके, तिलक का ही दिमाग की उपज थी वो, जो बहिष्कृत का जो विचार था, स्वदेशी आंदोलन का विचार था, जिसमें बहिष्कृत करने की बात की गई, राष्ट्रीय शिक्षा की बात कही, ठीक है, जैसी कार्रवाई की बात जो की गई। सो बहिष्कृत करना है हमको, राष्ट्रीय शिक्षा देना है, बॉयकॉट करना है फॉरेन गुड्स का। दीज आर द मेजर एस्पेक्ट ऑफ नेशनल एजुकेशन, दीज आर द मेजर एस्पेक्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। ओके, स्वदेशी को अपनाना है और विदेशी को बहिष्कृत करना है। ओके, दीज काइंड ऑफ आइडियाज वर देयर इन द 1905। सो ही वाज डूइंग एन एग्रेसिव स्ट्रगल एट दैट पीरियड ऑफ टाइम। ओके, सो 1905 के बाद भारतीय राष्ट्रवाद की दिशा बदल चुकी थी। अब वो चुपचाप से मतलब इसीलिए आप बोल सकते हैं ब्रिटिशर्स से गुहार लगाना ये सब बंद कर दिया था। नेताओं ने बोला कि अब तो हमको खुले रूप से अपना हक मांगना है, बिकॉज ब्रिटिशर्स ने हद कर दी थी। ठीक है, सो अ लॉट ऑफ लीडर्स स्टार्ट सेइंग नाउ वी हैव टू बी वेरी टफ अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर। हमको ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ मजबूत होकर खड़ा होना पड़ेगा। ओके, उनके खुले रूप से उनकी विरोध करना पड़ेगा, और वहां से एक्सट्रीमिस्ट ब्लॉक अपने आप में पावरफुल होता है। ओके, द एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स बिकेम पावरफुल एंड नाउ देयर बिकेम अ चैलेंज बिटवीन द कांग्रेस पार्टी की हु विल बी लीडिंग द कांग्रेस पार्टी। ओके, कांग्रेस पार्टी को एक्सट्रीमिस्ट चलाएंगे कि मॉडरेट चलाएंगे। तो फाइनली 1907 में देयर वाज अ सूरत स्प्लिट ओवर द लीडरशिप ऑफ कांग्रेस पार्टी। तो एक सवाल उठता है कांग्रेस पार्टी में यहाँ पे 1907 में, ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट के बाद में, कि अब आगे कांग्रेस का नेतृत्व कौन करेगा, गरम दल करेगा कि नरम दल करेगा। गरम दल में थे तिलक, ठीक है, तिलक हुए या फिर बाल गंगाधर तिलक हुए, लाला लाजपत राय है या फिर विपिन चंद्र पाल है, सो ये थे। और नरम दल के नेता जो है वो पुराने जो नेता थे कांग्रेस के, सो वहां पे एक तानातनी हुई और उसके चलते फाइनली 1907 में देयर वाज अ सूरत स्प्लिट, सूरत विभाजन हुआ, मतलब कांग्रेस पार्टी वाज डिवाइडेड, कांग्रेस पार्टी टूट गई। ओके, और तिलक भी उससे बाहर हो गया उस वक्त के लिए। फाइन, एंड देन इन 1907 सॉरी 1909 ही वाज अगेन चार्ज विद सेडिशन। ओके, एक बार फिर से उनके ऊपर सेडिशन का चार्ज मिला, और उनको बिकॉज उन्होंने ही सपोर्टेड अ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी इन हिज न्यूज़पेपर। एक क्रांतिकारी संगठन ने, जहां तक मुझे नाम याद है कि विपिन चंद्र विपिन चंद्र नहीं, बेसिकली जो लाइक घोष करके कुछ दो तीन लीडर्स थे जिन्होंने कोई हद तक किसी ट्रेन को लूटा था या फिर कोई किसी को मारा था। रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी, इट मींस इट वाज यूजिंग वायलेंस। सो एक रिवॉल्यूशनरी संगठन ने भारत के कुछ ब्रिटिश सरकार को नुकसान पहुंचाया था, और उसका समर्थन जो है, ठीक है, उसका समर्थन, उस क्रांतिकारी गतिविधियों का समर्थन अपने अखबार में तिलक ने किया। ओके, सो तिलक सपोर्टेड दोज रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज दैट वर डन बाय द इंडियन रिवॉल्यूशनरी लीडर, those violent activity, and that's why he was imprisoned for 6 years। 6 साल का उनको जेल की कैद सुनाई गई राष्ट्रद्रोह के इल्जाम में, और वो उनको कहां भेज दिया गया, बर्मा म्यांमार। ओके, सो ही वाज बेसिकली बीन सेंट टू बर्मा म्यांमार इन द मेडले जेल फॉर 6 years, 6 साल तक। तो 1909 टिल 1914 ये 6 साल वो बर्मा में काट के आए। ठीक है, सो भारत से चले गए थे। इस दिस टाइम there was no presence of let's say तिलक in the Indian national struggle। okay, तो इस वक्त में
तिलक की मतलब बेसिकली कोई यहाँ पे काम नहीं हो रहा था बिकॉज वो ऑलरेडी जेल जा चुके थे. देन अगेन ही केम बैक. ओके, फिर वापस आते हैं. देन इन 1916 ही रीज्वाइंड द कांग्रेस पार्टी विद द लखनऊ पैक्ट. तो फिर से कांग्रेस पार्टी फिर वापस मिलती है बिकॉज यहाँ पे कांग्रेस पार्टी टूट गई थी. एंड ये जो बीच का टाइम पीरियड है 1916 से लेकर 1907 का, दिस वाज द गोल्डन टाइम पीरियड ब्रिटिश एम्पायर. ओके, बिकॉज उस समय ब्रिटिश सरकार का विरोध करने वाला कोई बड़ा बचा नहीं था. ठीक है, तो वहां से जो कांग्रेस पार्टी बिखरी तो वो उस संभलने में तकरीबन 10 साल लग गए. और फिर 1916 में अगेन there was a reunification of Congress party and in an extensive manner like let's say national struggle was started and then Mahatma Gandhi became the main leader there. Okay, उसके बाद से आपको पता है कि 1919 से 1970 से महात्मा गांधी ने लीडरशिप ले ली थी अपने हाथ में और उसके बाद उन्होंने लेड किया. So 1916 में he joined the Congress party and introduced the ऑल इंडिया होम रूल लीग. ओके, तो 1916 में ही तिलक और एनी बेसेंट एज वेल एज जीएस कपरदेव, दीज थ्री लीडर, दे हैव फाउंडेड द होम रूल लीग. अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना कर दी गई 1916 में ही. तो 1916 में पहले जेल गए, जेल से लौटे, जेल से लौटने के बाद वापस कांग्रेस पार्टी में जुड़े लखनऊ समझौते के तहत. और उसके बाद लखनऊ समझौते में सारे राष्ट्रवादी एक साथ आ गए और फिर कांग्रेस पार्टी ने काम करना स्टार्ट किया. सबसे पहला लॉन्च क्या किया, तिलक ने बोला कि अब यहां वहां की लड़ाई से बेटर क्या है, आई विल वर्क फॉर होम रूल. इट मींस कि स्वराज इन इंडिया, कि वी विल डेवलप ए पैरेलल गवर्नमेंट. तो स्वराज का आइडिया क्या था कि जो लोगों को जागरूक करना कि वो ब्रिटिश सरकार के दफ्तरों में ना जाए. ओके, इट मींस कि इफ देयर इज अ प्रॉब्लम डोंट गो टू द पुलिस, इफ दे हैव अ केस डोंट गो टू द जुडिशरी. तो इसमें सजेस्ट क्या किया गया, ठीक है, कि अगर आपके पास कोई केस है, कोई समस्या है, तो आप ब्रिटिश के पास मत जाइए, आप आपस में सुलझाइए. ओके, सो वी डजंट नीड टू यूज एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट, बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट स्ट्रक्चर. सो द आइडिया ऑफ होम रूलिंग वाज दैट कि इंडियन पीपल will not use the British government structure, and when we are will not use, then there is no utility of that government and we will have their our own structure. So they are running a parallel government. Okay, so home ruling में क्या किया, गांव गांव छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट स्तर पर लोगों ने यहाँ पे जागरूकता से क्या किया कि जो ब्रिटिश सरकार की जो पुलिस थे, जो भी था, पोस्ट ऑफिस है, जो भी है, उन सबको उसमें जाना, अपना उपयोग करना बंद कर दिया. ओके, दे स्टॉप्ड यूजिंग देयर इंस्ट्रूमेंट. ओके, तो ना उनका पुलिस यूज कर रहे हैं, ना उनकी कोर्ट में जा रहे हैं, ना कुछ नहीं. ठीक है, समस्या है, गांव के लोग मिलकर अपनी समस्या सुलझा रहे हैं. ओके, देयर इज अ कोर्ट, सो देयर इज अ प्रॉब्लम, दे हैव देयर ओन टीम टू सॉल्व द इश्यूज. ओके, सो ब्रिटिश सरकार के संस्थाओं का उपयोग करना बंद कर दिया. होम रूल, वी विल क्रिएट आवर ओन रूल, वी डोंट नीड द ब्रिटिश रूल्स एंड ब्रिटिश रेगुलेशन. ओके, तो ब्रिटिश के शासन व्यवस्था का हम उपयोग नहीं करेंगे, उनके शासन प्रशासन का उपयोग नहीं करेंगे और अपना स्वयं का शासन व्यवस्था. तो दैट वाज द आइडिया ऑफ स्वराज. कि जब पहली बार भारत के लोगों ने, मतलब बोल सकते हैं ब्रिटिश शासन में पहली बार भारत के लोगों ने स्वयं पर शासन करने की व्यवस्था स्टार्ट की. सो होम रूल लीग इज वेरी फेमस एट दैट पीरियड ऑफ टाइम 1916. ओके, चलिए, और स्पेशली होम रूल लीग में महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार क्षेत्र, इस क्षेत्र में जो बेसिकली आपकी जो होम रूल लीग है उसमें तिलक का बोलबाला था. मतलब तिलक जो है इस तरफ से जो है होम रूल लीग को मैनेज कर रहे थे महाराष्ट्र कर्नाटक में स्पेशली. बाकी अदर पार्ट में इनविसेंट थी. ठीक है, सो इफ देयर इज अ क्वेश्चन की तिलक्स होम रूल लीग इज let's say is spread in which particular area, so it would be in Karnataka, Maharashtra, Central Province as well as Bellary. Okay, not in North India. Okay, North India में जो पश्चिम बेसिकली पूर्व भारत था उसमें इनहिबिशन करनी थी. जैसे कि बनारस हुआ, इस तरफ अगर जाएंगे आप तो बिहार यूपी तरफ में, तो वहां इनहिबिशन रूल कर रही थी और बाकी वहां मतलब इनहिबिशन जो है वो लीड कर रही थी होम रूल लीग मूवमेंट को, और इस तरफ में तिलक कर रहे थे. ठीक है, चलिए, तो ये कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है और इतनी प्रिसाइज फॉर्म में आपको कहीं नहीं मिलेंगी. ठीक है, तो मैंने जो सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है तिलक के बारे में वो एक बार में आपको सारी बता दी. ओके, आई गेस ऑल द थिंग्स आर वेरी क्लियर. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, तिलक की किताबों के बारे में. सो देयर आर 3 बुक्स, द ओरियन, द आर्कटिक होम ऑफ वेदास एंड श्रीमद भगवद गीता रहस्य. ओके, दीज आर 3 बुक्स. ओरियन किताब है, किताब को बस नाम याद रखिएगा, दैट विल बी इनफ. आर्कटिक होम ऑफ वेदास, बिकॉज in both these 2 books, okay, he was suggesting the about the Hindus in India. Okay, he was suggesting that the Hindus are the Aryan race. Okay, they are the people of Aryan race and they have basically been started traveling from the Arctic and they have let's say settled around the Ganga and Jamuna river. Okay, fine. So तिलक हैड अ पर्सपेक्टिव. तिलक का ये मानना था कि जो आर्यन रेस है, जो कि हिंदू माने जाते हैं, तो आर्य व्रत के जो लोग हैं वो कहां से स्टार्ट किए, वो
आर्कटिक से, मतलब जो आपका नॉर्थ पोल है वहां से चलना स्टार्ट किया और चलते चलते वो कहां पहुंचे, भारत में जाके वो स्थापित होते हैं और भारत में गंगा जमुना तहजीब उन्होंने बनाई, सनातन धर्म की स्थापना की। ओके, सो ही वाज बेसिकली सेइंग द वेदास, द कल्चर दैट वी आर सीइंग, द हिंदू सनातन धर्म इज बेसिकली created by the Aryan, the best race in the world. Okay, तो इस प्रकार से उन्होंने, अगेन द ऑब्जेक्टिव वाज टू बिल्ड अ प्राइड अमंग द पीपल अबाउट देयर कल्चर। तो उद्देश्य बस इतना था कि भारत के लोग अपनी संस्कृति से प्यार कर सके, अपनी अपनी गौरव के बारे में, बिकॉज की देखो उस समय भारत गुलाम हो चुका था। ठीक है, तो भारत के लोगों को जगाने के लिए कि आप किसी के गुलाम नहीं, आप यू आर द बेस्ट रेस, आप सबसे बेहतर नस्ल के लोग हैं, तो आपको किसी का गुलाम नहीं बनना, आपको लड़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार की बातें इन दो किताबों में, बाकी श्रीमद भगवत गीता रहे मेजरली अबाउट कर्म योगा, कि द लाइक योर ऑब्जेक्टिव्स एंड योर लाइक लेट्स से ड्यूटीज इन द लाइफ। ओके, आपके कर्तव्य क्या है समाज में। भगवत गीता में जो कर्तव्य कर्म योग का पर्सपेक्टिव, मतलब आपके कर्तव्य, ड्यूटी टुवर्ड द सोसाइटी, वो सब यहाँ पे बताया गया। ठीक है, तो किताब तीन ही है, बस नाम याद रखिएगा, ऑरियन, आर्टिक होम इन द वेदास एंड श्रीमद भगवत गीता रहे। दैट्स ऑल, फाइन। नाउ moving forward, Tilak has a perspective regarding national education. Okay, so first of all, he was against the idea of Western education system. Okay, तो तिलक का सीधा ये मानना था कि पश्चिमी शिक्षा प्रणाली भारत के लिए सही नहीं है। इट मीन्स कि obviously if a Indian student is studying the Western literature, Western education, then obviously he will be in future he will be supporting the Western idea, Western culture and everything. Okay, Western administration. Okay, तो अगर कोई भारत का बच्चा पश्चिमी शिक्षा लेगा तो सीधी बात है वो कल के दिन पश्चिमी सभ्यता का समर्थन करेगा और भारतीय कल्चर को भूल जाएगा। सो ही वाज वेरी क्लियर कि वी वांट टू क्रिएट आवर ओन नेशनल एजुकेशन सिस्टम, देन ओनली फॉर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। ओके, अगर भारत का भविष्य चाहिए तो भारत में हमको अपनी संस्कृति पढ़ानी पड़ेगी, अपने मूल्य पढ़ाने पड़ेंगे। ओके, बिकॉज इन द ब्रिटिश इंग्लिश एजुकेशन दे आर जस्ट टीचिंग द इंग्लिश वैल्यूज। ओके, सो दैट्स व्हाई ही वाज चैलेंजिंग दैट थिंग, एंड उसके लिए बहुत सारे अपने समर्थन, इसलिए एसोसिएट्स के साथ मिलकर उन्होंने फर्गुसन कॉलेज बनाया, बॉम्बे कॉलेज इन मुंबई, ग्रेटर महाराष्ट्र कॉलेज, कॉमर्स इकोनॉमिक्स कॉलेज, सो मल्टीपसी। सो द बेसिक आइडिया वाज कि if we want to really create स्वराज in India, then we need to look after the future of India. Okay, हमको अपने भारत का भविष्य भी बनाना है और उसके लिए शिक्षा व्यवस्था, अपनी राष्ट्रीय शिक्षा बहुत उपयोगी है। सीधी बात है, उन्होंने बोला कि हम वेस्टर्न टाइप के स्कूल बना सकते हैं, मतलब स्ट्रक्चर की क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, MA, BA, तो स्ट्रक्चर कैन बी देयर, बट whatever we are teaching there, okay, so we can create a western structure of the modern structure, but the values that are taught there, they should be Indian in nature. तो भले हम पश्चिमी व्यवस्था बनाने, जैसे कि स्कूल कॉलेज होते हैं वैसे बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, दैट इज समथिंग वेस्टर्न मॉडल। ओके, पहले इंडिया में तो गुरुकुल व्यवस्था चलती थी। ओके, अगर आप इंडिया की याद करें तो भारत में तो गुरुकुल व्यवस्था थी, बट तिलक ने बोला कि ठीक है, हम गुरुकुल नहीं, मॉडर्न स्ट्रक्चर के स्कूल बना लेंगे जो कि पश्चिमी है, बट वॉट एवर इज गोइंग टू बी टॉट देयर, इट्स गोइंग टू बी इंडियन इन कल्चर। ओके, वहां पे भारतीय मूल्यों को पढ़ाया जाएगा। तो भले स्ट्रक्चर जो है वो विदेशी हो सकता है, परंतु उन्होंने बोला कि मूल्य जो है भारतीय पढ़ाए जाएंगे, वहां पे पश्चिमी मूल्यों की स्थापना नहीं होगी। ठीक है, उसका विरोध किया उन्होंने। ठीक है, दैट वाज हिज आइडिया ऑफ नेशनल एजुकेशन। Then his nationalism is obviously very simplistic. Okay, so his outlook of nationalism is very clear कि in India, if you want to build up unity among nationalistic unity among the people, it cannot be created by the liberal ideas of, let's say, French Revolution, these kind of things. Okay, मतलब भारत में अगर हमको राष्ट्रवाद जगाना है भारत के लोगों के अंदर, तो उनको ये लिबर्टी इक्वलिटी का पर्सपेक्टिव देके काम नहीं चलेगा कि आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, वेस्टर्न लिबरल पर्सपेक्टिव बता रहे हैं। ओके, तो पश्चिम के उदारवादी मूल्यों से निवेदन करने से भारत में राष्ट्रवाद नहीं जागेगा। ओके, सो ही वाज बेसिकली सेइंग कि इफ यू वांट टू इंस्टिगेट नेशनलिस्टिक फीलिंग अमंग द इंडियन पीपल मासेस, देन यू हैव टू प्ले विद द सेंटिमेंट्स। ओके, सो नेशनलिज्म इज अबाउट द कल्चरल सेंटिमेंट। ओके, उनको आप गणपति याद दिलाइए, उनको आप शिवाजी याद दिलाइए, उनको आप महाराणा प्रताप याद दिलाइए, देन ओनली दे विल बी empowered to fight. Okay, they will feel glorified about their culture and they will fight. Okay, so nationalism is a psychological concept. Okay, he says कि राष्ट्रवाद क्या है, एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। ओके, ये कोई किताबों से पढ़ने वाला विचार नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक अवधारणा, और उसके लिए आपको लोगों के भावनाओं को निकालना पड़ेगा। ओके, सो ही वाज वेरी क्लियर कि माय द रियलिस्टिक आउटलुक इज पॉलिटिकल इमेंसिपेशन ऑफ इंडिया। तो सीधा उद्देश्य क्या था कि भारत की राजनीतिक मुक्ति, यही उनका उद्देश्य था राष्ट्रवाद का। और ये यथार्थवादी परिप्रेक्ष्य, उन्होंने बोला कि राष्ट्रवाद किसी लाइक आइडियलिस्टिक पर्सपेक्टिव से क्रिएट नहीं होगा, कोई आदर्शवादी व्यवस्था नहीं है। राष्ट्रवाद कैसे आएगा? राष्ट्रवाद के लिए आपको लोगों की भावनाओं के साथ को जगाना पड़ेगा। जब भावनाएं जाग जाएंगी तो सीधी बात है वो अपने आप देश की भलाई के लिए लड़ने लगेंगे। ठीक है, सो ही फेल्ट दैट द नेशनलिस्ट इमोशन कम्स फ्रॉम द सर थ्रू द मेमोरीज ऑफ शिवाजी। ओके, उन्होंने बोला कि शिवाजी की याद दिलाई है कि कैसे शिवाजी ने अन्याय का विरोध किया था। कि जब
मुगल साम्राज्य भारत में अपना परचम लहरा था, तो उस समय शिवाजी ने विरोध किया. ओके, सो ही वाज बेसिकली सेइंग कि शिवाजी शुड बी अवर लीडर बिकॉज शिवाजी वाज फाइटिंग अगेंस्ट द एट्रोसिटीज दैट वर डन बाय द मुगल एम्पायर. ओके, तो मुगल एम्पायर जो गलत काम कर रहा था उसका विरोध जो है शिवाजी ने किया. सो ही वाज बेसिकली सेइंग कि दीज थिंग्स वुड बी द रियल सेंस ऑफ नेशनलिज्म फॉर द इंडियन मासेस. ओके, भारत के लोगों के अंदर राष्ट्रवाद जगाने का ये तरीका. अच्छा, वन मोर थिंग अबाउट द नेशनलिज्म, ही आल्सो यूज्ड द इकोनॉमिकल डायमेंशन. तो भारत में राष्ट्रवाद के लिए उन्होंने आर्थिक आयाम का भी उपयोग किया और उन्होंने ये कहा कि फ्रॉम द इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव ऑल्सो वी हैव टू